चलिए स्टार्ट करते हैं यार। कैसे हो आप लोग? एक सेकंड, बस मैं एक फाइल ले लेता हूं। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 जुलाई। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखो यार सब लोग। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग लिखो, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। हेडिंग लिखो, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। चलिए थोड़ा सा समझाएंगे। इसको यहां तक ले लेके धीरे धीरे समझना शुरू करना पड़ेगा। आप ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बिल्कुल रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ना बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आपका रेट मेजर। तो रेट मेजर आपकी 6.1 एक्सरसाइज है। 6.1 एक्सरसाइज है रेट मेजर। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड एक्सरसाइज आती है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आती है आपकी एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आता है मोनोटोनिसिटी। ठीक है। तो वही वाला पूरा पोर्शन हम धीरे 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 करके सारे टॉपिक कवर करते जाएंगे। प्लस एनसीईआरटी जैसे जैसे खत्म होती जाएगी मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास में। प्रीवियस नहीं है, इसे खींचो, यहीं पे देखेंगे। तो भाई मोनोटोनिसिटी का मतलब समझो। सब लोग सामने देखो बेटा। Let f be a real valued function having domain d belongs to, d is a subset of R and s be a subset of d. D be a subset of R and s be a subset of d. If f is said to be monotonically increasing or non-decreasing or increasing in s, if for every s1 comma x2 belongs to s, x1 less than x2 less than equals to fx1 less than equals to fx2, f is said to be monotonically decreasing otherwise increasing. अब पूरा सिस्टम समझना आप यहां पे। उसके बाद मैं आपके बाकी चीजों पे ध्यान दूंगा। एक बार देखो जरा सब लोग। ये मेरे पास दिया गया है क्या यार? ये मेरे पास एक टाइप का फंक्शन लिया गया है जिसमें इस पॉइंट को लिया गया है x1, इस पॉइंट को लिया गया है x2। यहां पे x एक्सिस पे ये x है आपका, ये x1, ये x2। उसके रेस्पेक्ट में fx1 और उसके रेस्पेक्ट में fx2। तो ये fx चल रहा है मेरा, fx1 fx2 मेरे को यहां पे मिल रहा है। ये हो गया fx1 और इसके रेस्पेक्ट में मिल गया आपको fx2। ठीक है। अंशुल समझा रहा हूं मैं, अभी थ्योरी का कोई सेंस नहीं बनता। पहले देखते जाओ फिर मैं थ्योरी समझा दूं। इसका मतलब यह है, देखो x1 और x2 आपके डोमेन को बिलोंग करने चाहिए। इस केस में डोमेन लिया गया है रियल नंबर। ऐसे बढ़ता जा रहा है ये पीछे से आगे तक। तो डोमेन लिया गया है रियल नंबर, या फिर मैं डोमेन के लिए इसको डोमेन लिख देता हूं, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। अब मैं आपसे बोलूं कि x1 इज ग्रेटर देन x2 इज ग्रेटर देन x1, सो fx2, देखो fx2 कितना चल रहा है, ये इज ग्रेटर देन fx1। यही तो पता चल रहा है। देखो x2 क्या है, x1 से बड़ा है फॉर ऑल ऑफ इट्स डोमेन। एंड अगर आपका x2 पे क्या मिल रहा है, fx2, x1 पे क्या मिल रहा है, fx1, अगर आपका fx2 fx1 से बड़ा हो जाए तो आप क्या बोल सकते हैं इस फंक्शन को यार? इस फंक्शन को बोला जा सकता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता है बेटा?
मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है, मैंने फंक्शंस में ही बताया था आपको कि मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है सिंगल, टॉनिक का मतलब है एक जैसा नेचर। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है बेटा आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है आपके फंक्शन का, वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब हो जाएगा कि भैया आपका फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीज होता जाएगा। ग्राफ का नेचर भी देखो, अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जाओगे तो आपका ग्राफ हमेशा क्या होता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इसे बोला जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ठीक है, तो हर नाम को अभी धीरे धीरे देखेंगे। जैसे इसने बोला है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ब्रैकेट में लिखा है नॉन डिक्रीजिंग। क्या आप इसे नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। फिर आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, तो देखो इंक्रीज होता जा रहा है, इसे इंक्रीजिंग बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो यही स्टेटमेंट इसने यहां पे बोला हुआ है, x1 x2 बिलोंग्स टू s, s मतलब डोमेन, and if your x2 is greater than x1 and your fx2 is greater than fx1। अब इक्वल टू वाला जो केस है वो आगे आता है, उसको आगे देखते हैं। इक्वल टू वाला केस किस केस में हो जाता है, हाँ बिल्कुल ये रिलेशन फंक्शन में था। इक्वल टू वाला केस हो जाता है इस टाइप के फंक्शन में यार, ठीक है। तो इक्वल टू वाला केस क्या है, अब ये x1, एक चीज देखना ऊपर, ये x1 और x2 अपनी पोजीशन कहीं भी ले जा सकते हैं। कल को x1 अभी तुमको यहां मिल रहा है, वो यहां भी मिल सकता है, x2 तुमको यहां मिल रहा है, वो यहां भी मिल सकता है, x2 तुमको यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी, x1 तुमको यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाला केस चल रहा है, ये कितना हो गया आपका x1 और ये कितना हो गया आपका x2, ठीक है। ये कितना हो गया आपका fx1 और ये कितना हो गया आपका fx2। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि x2 जो है वो मेरा बड़ा है किससे, x1 से, एंड fx2 जो है वो देखो इस पूरे केस में देखो, x2 हमेशा मैं x1 से बड़ा ले रहा हूं, x1 एंड x2 जो है वो इसके डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। डोमेन मतलब जहां तक भी आपका फंक्शन रहेगा, तो x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 जो है वो आपका बड़ा और इक्वल हो जाए कितने के बराबर, fx1 के, ठीक है। तो x2 बड़ा है किससे, x1 से, fx2 बड़ा हो जाए किससे, fx1 से। तो fx2 ये fx1 वाला है, ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम है आपके पास में, तो ये इससे बड़ा हो जाए और ये इससे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो देखो इसमें मैं इक्वल टू क्यों लाया कि कल को ये x2 घूमता फिरता इस जगह भी आ सकता है यार, और x1 भी यहां पे आ सकता है, और ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार, आपने ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्लिक किया इसको, तो यहां पे आ जाएगा ये x1 यहां हुआ, x2 यहां हुआ, तो x1 x2 दोनों बराबर हो गए, है ना। और ऐसे केस में आपका fx1 और fx2 भी बराबर हो गए। तो ये वाले केस में उसने बोला है फॉर x1 ग्रेटर देन x2। अब x1 बड़ा रहेगा x2 से, कल को x2 ये आ गया और x1 ये आ गया, अभी भी x2 x1 से बड़ा है, लेकिन fx1 और fx2 दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। तो इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx1, ठीक है। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। नॉन डिक्रीजिंग कैसे, देखो बेटा, वो इस पार्ट तक यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है, उसके बाद यहां से यहां तक लेके कांस्टेंट है, उसके बाद यहां से यहां तक कैसा है, फिर से इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है। तो इसको बोलेंगे कैसे, इसको बोला जाएगा नॉन डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग। बाकी इस फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग बोल दिया जाएगा या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसी का पार्ट है, उससे हम बाद में बात करेंगे। हाँ दी बोल तो दिया, रिलेशन फंक्शन में था प्रत्युष, हम पढ़ा रहे मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। तो ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस का पार्ट। यहां तक फटाफट नोट कर लीजिए, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। बोलो देवराज। सर जो आपने वाला ग्राफ बनाया है इसको
इसे वो तो नहीं कह सकते मोनोटोन वाला, क्या क्योंकि ये एक जैसा नहीं हो रहा है ये। क्या नहीं बोल सकते? सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया है हाँ मोनोटोनिसिटी वाला, हाँ क्योंकि वो एक जैसा नहीं है, तो हाँ। सर यही तो पूछ रहा हूँ। ठीक देखो है। इसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो तुम्हारे घर में बर्तन बज रहे हैं क्या? सुनो, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में है, ये वाला भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आएगा। ये देखो ना, एक जैसा नेचर होने का क्या मतलब है? तुम्हारे आस पड़ोस के एरिया में कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसने शुरू से मेहनत करना शुरू किया, वो अच्छा पैसा शुरू में कमाया, कुछ टाइम तक फिक्स पैसा कमाया, फिर ज्यादा पैसा कमाने लग गया, उस आदमी को वो डिक्रीज नहीं हुआ। तो यहां पे देखो इसने क्या लिखा है, इसने लैंग्वेज में ये लिखा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ब्रैकेट में नॉन डिक्रीजिंग, ब्रैकेट में इंक्रीजिंग। तो मैंने तुमको बताया देखो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन मोनोटोनिसिटी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है नॉन डिक्रीजिंग। तो ये नॉन डिक्रीजिंग के लिए अलग से बनाया जाता है, नॉन डिक्रीजिंग को याद रखना है, बाकी ये मोनोटोनिक में आएगा ही आएगा, ये मना नहीं करेंगे देवराज। ठीक है देवराज? हाँ भाई, हाँ अभी तक यही पढ़ाया है, अभी तक मैंने मोनोटोनिसिटी पढ़ाया बस। हाँ भाई मोनोटोनिसिटी में बताओ ईश्वर। सर इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही लेना पड़ेगा ना फिर? सबको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे इसमें। अच्छा ठीक है। मोनोटोनिक देखो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मेरा कहने का मतलब है एक जैसा नेचर रखने वाला। कांस्टेंट हो गया, उसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। नॉन डिक्रीजिंग, और जैसे मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप होता था ना, जैसे आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, या फिर आप बोलोगे उसका भाई मैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा, रेक्टेंगुलर बनाऊंगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सारे के सारे फंक्शंस को उस हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ भाई यश पूछो। फिर जो ऊपर जो आपने लिखवाया है ये जो व्हाइट कलर, ये लिखना है सारा? इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो शेयर हो गई आपके साथ में, ये मैं समझा रहा हूं, वो समझो, उसे बनाओ अपनी कॉपी में। वर्धन सर बोलो। सर ये साथ साथ लिखना है सर, ये ऊपर वाला भी? ये व्हाइट वाला मत लिखो, उसका तो स्लाइड आपको मिल ही जाएगा ना पूरा, है ना? ये तो पूरा मिल ही जाएगा, ये वाला लिखो, रेड वाला। स्वारिका सर तो बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का एक पार्ट है। बिल्कुल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ही पार्ट है। ओके सर। मृदुल, मृदुल मृदुल, आदि। सर ये मोनोटोनिसिटी का मतलब बताना एक बार। तुम कहां थे अभी 1 घंटे से? सर वो ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। अच्छा, मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है बेटा, ये फंक्शन में भी हमने पढ़ाया था, ये मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है, जैसे कोई बात नहीं मृदुल, तुम चैट में पूछ लो, मैं बता दूंगा। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एक जैसा नेचर रखने वाला। जैसे मोनोटोनिसिटी आप देखो, मोनोपोली वर्ड से मोनोटोनिसिटी आया। जैसे अगर मैं फंक्शन से बात करूंगा, मोनोटोनिसिटी का मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब वो इंक्रीज ही होता जाएगा। उसी के 2-3 हिस्से होते हैं मोनोटोनिकली। हाँ तो सर इसे सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते? हाँ, सिंपल इंक्रीजिंग, देखो ये भी इंक्रीजिंग है, नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। ये भी इंक्रीजिंग है, दिख रहा है? लेफ्ट से राइट आएंगे तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यस सर। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर जो आपने नीचे बनाया है, हाँ तो सर वो इंक्रीजिंग, सर वो सर इंक्रीजिंग कुछ ही पार्ट के लिए हो रहा है ना, बट सर वो कुछ पार्ट के लिए कांस्टेंट है। बिल्कुल, कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग है, फिर कुछ पार्ट के लिए कांस्टेंट है, इसीलिए तो उसका सर नाम नॉन डिक्रीजिंग है। अच्छा फिर सर वो प्योरली इंक्रीजिंग नहीं है? हाँ, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज होगा, प्योर नहीं यूज होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
और ये ओके सर, सब इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो श्री सर ये सर डिक्रीजिंग नहीं है? डिक्रीजिंग कहाँ है लड़की? पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। नहीं सर, जैसे सर ये तो सर वैसे और से एग्जांपल दे। लड़की तुम्हारी आवाज बहुत कट जा रही है, एक बार ज्यादा एक बार कम हो जाती है, वापस बोलो। सर डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं हो सकता सर, अगर हम कोई और एग्जांपल लें तो? हाँ लेंगे, एग्जाम्पल काफी लेंगे, अभी बताऊंगा। अभी तो ये डेफिनेशन बताई जा रही है, सब लोग सुनो यार, ये अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है, फिर हम डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का यूज करके सीखेंगे कि कैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग निकाला जाता है। ठीक है तुष्टि? ओके सर, थैंक यू सर। अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई जा रही है, तो ये डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए, जिसको एक बार देखना है मैं बता के डिक्रीजिंग वाले पार्ट पे जा रहा हूं। वर्धन रुक जाओ, अभी बताऊंगा डाउट। तो x1 x2 दे रखा है आपको, ये ग्राफ था। x2 के लिए मेरे को ये fx2 मिल गया, x1 के लिए fx1 मिल गया। तो अगर मेरा x2 बड़ा है x1 से, तो fx2 बड़ा हो जाएगा fx1 से। ये डेफिनेशन होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की, और ध्यान रखना होता है कि x1 x2 आपका डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। इसी तरीके से इस पार्ट में आ जाते हैं यार। इस पार्ट में ये गया, पहले इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, तो ये क्या कहलाता है? ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसे कहलाएगा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे इसमें x2 है और ये x1 है, तो x2 बड़ा है x1 से, लेकिन ये x1 x2 कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस वाले केस में भी कहीं भी मूव कर सकते थे, तो x2 हो सकता है यहां आ जाए, या यहां आ जाए, यहां आ जाए। ये बड़ा रहना चाहिए x1 से, तो बड़ा रख लेते हैं यार। लेकिन आप फंक्शनल वैल्यू देखोगे तो अगर x2 यहाँ पे x1 यहाँ पे है, तो fx2 जो है fx1 से बड़ा जाएगा। लेकिन अगर x2 यहाँ पे x1 यहाँ पे, तो fx1 और fx2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस का पार्ट है। बस फिनिश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट, जो कि इसमें व्हाइट वाली डेफिनेशन में सेकंड पार्ट बोला गया था डिक्रीजिंग के लिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगले सेक्शन पे आता हूं, विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अब ध्यान से देखिए, ये ऐसा चल रहा है, ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया। ये आपके पास में fx2 हो गया, ये मेरे पास में fx1 हो गया। मैंने आपसे बोला कि मेरा जो x2 है ना, वो किससे बड़ा हो जाएगा? x1 से। तो x2 किससे बड़ा हो गया? x1 से। अब x2 के लिए वैल्यू कितनी आई? fx2। x1 के लिए वैल्यू कितनी आई? fx1। तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने आपसे बोला था कि मेरा x1, x2 इसके डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। x2 मेरा बड़ा है x1 से, तो fx2 आप देखोगे ना, fx2 यहां मिलेगा, fx1 यहां मिलेगा। fx2 is less than equals to fx1। fx2 is less than equals to fx1, और इसको बोला जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा यहां पे, ये कहलाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो मेरे को समझ में आ गया, डिक्रीज हो रहा है लगातार, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब मुझसे बोला जाए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में एक चीज आती है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो नॉन इंक्रीजिंग के केस में आता है ये। ठीक है, ये आ गया आपका x1, ये आ गया आपका x2, ये हो गया x, ये हो गया fx। सो आपका x2 जो है वो किससे बड़ा है यार? x1 से। और x1, x2 जो है वो डोमेन को बिलोंग करते हैं। x2 बड़ा है x1 से,
अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं fx2 कैलकुलेट करना चाहूं तो fx1 आ रहा है ये, और fx2 आ रहा है आपका ये। तो fx2 जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू fx1। आप बोलोगे सर इक्वल्स टू किसके लिए हो जाएगा, तो मैं ये बोलूंगा बेटा देखो, x1 है आपका यहां पे, x2 है आपका यहां पे, तो fx1 और fx2 ये दोनों इसी लाइन पे रहेंगे पैरेलल, ठीक है। x1 के लिए भी ये वैल्यू मिलेगी, x2 के लिए भी, दोनों की इक्वल वैल्यू मिल सकती है। तो x1 अगर x2 इस ड्यूरेशन में आगे कांस्टेंट वाले हिस्से में, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। अदरवाइज x2 आपका x1 से अगर बड़ा है तो fx2 आपका fx1 से छोटा रहे, ठीक है। तो ये बोला जाएगा नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाली चीज कहलाएगी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बार सब लोग सामने देख लो ये वाला पूरा। x2 बड़ा x1 से, बिल्कुल। बताइए वर्धन, पूछो बेटा। सर हाँ सर, ये जो आपने फर्स्ट केस में डिक्रीजिंग वाला कर्व बनाया है, तो सर हम डिक्रीजिंग को भी दो टाइप से बना सकते हैं। हाँ, तो सर दोनों ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे या कुछ डिफरेंस आएगा उसमें? नहीं ये स्ट्रिक्टली है, ये वाला स्ट्रिक्टली है, और ये नॉन इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल आ तो सब कुछ ये रहे हैं मोनोटोनिसिटी के अंदर ही है। मोनोटोनिसिटी के भी दो हिस्से हैं, ठीक है। एक स्ट्रिक्टली हो गया और एक हो गया नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन वाला। इंक्रीज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीज नहीं होगा। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हम दो तरीके से नहीं बना सकते सर। कैसे? सर एक तो इनवर्ड्स कॉनकेव और एक आउटवर्ड्स। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये और ये? हाँ सर ये वाला। अरे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, ये तो सही है, दोनों चीजें सही बोल रहे हो तुम। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल लिया गया लड़के। एग्जाम्पल लेके तुमको प्रोसेस समझाया गया कि होता क्या है। ये डेफिनेशन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की, जो मैंने ग्राफ से समझाया ना, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन, समझे? ओके ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो चीज एकदम सही है। ओके ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके। अभी आएगा, इसके प्रॉपर्टीज आएंगी ना, उसको एक एक करके आपको लिखना भी पड़ेगा। वो प्रॉपर्टीज देखो, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ गए तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी, चीजें घूम कर रही हैं। यही टफेस्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट बुक का। फर्स्ट बुक का टफेस्ट चैप्टर यही होता है। चलिए नोट हो गया। अगर किसी और को डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछिए। मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली, तुषार अभी दो चार प्रॉपर्टीज आएंगी ना, उनमें क्लियर हो जाएगा, मत लो टेंशन, ठीक है। सर वो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने होमवर्क में दी थी, उसके डाउट्स कब लेंगे सर आप? किसकी फर्स्ट एक्सरसाइज? आज ही ले लेंगे। कम पढ़ाई, आज तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे। ओके सर। तुष्टि बोलो। सर इसमें आपने सर fx2 सर इज लेसर देन fx1 किया, और सर नीचे वाले में सर आपने इक्वल लगा दिया है। सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? नीचे वाला ये? यस, इसमें सर आपने इक्वल्स टू भी कर दिया है। इसलिए कर दिया लड़की, देखो x2 जो है वो कहीं भी जा सकता है इस पूरी नंबर लाइन पे। मान लेते x2 आ गया आपका यहाँ पे, यस सर, और x1 आ गया आपका यहाँ पे, इस जगह पे या इस जगह पे। यहाँ x2 आ गया, यहाँ x1, स्टिल x2 इज ग्रेटर देन x1, राइट? यस भाई यहाँ x2 रहेगा, यहाँ x1 रहेगा, तो भी x2 x1 से बड़ा है ना। x एक्सिस पे जो भी राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है, सही बात है? यस सर, वो बड़ा होता है ना। लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो fx2 मिलेगा और fx1 मिलेगा, उनकी तो वैल्यू सेम ही रहेगी। अच्छा सर, यस सर, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो बस फिर सर जैसे यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हो रहा है, इसका उस पॉइंट्स को ऐसे पता कर सकते हैं जैसे सर हमें एक फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट करके जिसका स्लोप 0 आ रहा होगा। अरे अभी समझाएंगे लड़के, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अभी इसमें मैंने कहीं भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज नहीं किया।
देखो हेडिंग दिखाता हूं, तुम लोग भरोसा नहीं करते हो मेरी बात का। पहले बेसिक डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बाद देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके डिटेक्ट करना है मोनोटोनिसिटी। एक एक चीज मैंने लिखी हुई है लड़के। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, टेंशन मत लो, एक एक चीज बताएंगे। आयुष तुम बार बार पूछ रहे हो x2 x1 से बड़ा कैसे? लड़के एक्स एक्सिस पे जो भी चीज राइट साइड में होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है, तो x2 x1 से हमेशा बड़ा रहेगा। समझ गए आयुष? 3 का मैग्नीट्यूड हमेशा 2 से बड़ा ही रहेगा। तुम इसे x एक्सिस पे डालो, ये 3 है ये 2 है, तो 3 हमेशा 2 से बड़ा ही रहेगा। अरे बोलो, समझ आया? बताइए, समझ आया? आगे बढ़ूं? डन या यस लिखो सब लोग, जल्दी लिखो। हाँ आदिनाथ बोलो। सर बोलो। सर इसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है। हाँ अच्छा सर, कौन सी एक्सरसाइज है? इसकी सेकंड ही फर्स्ट एक्सरसाइज है ना? फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सी है सर? सेकंड ही है, सेकंड। अच्छा ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल ना हो, टेंजेंट नॉर्मल से आगे पीछे वाली एक्सरसाइज चेक कर लेना। टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल बिल्कुल वही है। ठीक है सर। चलिए दोस्तों, अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं और चलता हूं इस वाले पे। सो ये देखो, यहां पे जो मैं चीज आपको बता रहा था ना वही चीज इसने यहां पे थ्योरी में लिख दी है। ये देखो थ्योरी में इसने क्या लिख दिया है, f is said to be strictly increasing if x in S if x1 comma x2 belong to S, x2 is greater than x1 and fx2 is greater than fx1। ठीक है, तो x2 is greater than x1, fx2 is greater than x1। तो ये तो बेटा ये देखो यही तो बनाएंगे, यही तो x2 बड़ा x1 से, fx2 बड़ा fx1 से। तो इतने हिस्से को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो इसने वर्ड यूज किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ आया? और उसका सेकंड पार्ट क्या था? नॉन डिक्रीजिंग। और ये दोनों ही किसका पार्ट है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। ठीक है, फिर से सुन लो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के दो हिस्से, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक नॉन डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में आते हैं दोनों के दो। ठीक है, अगला पार्ट देखो, एंड if f is said to be strictly decreasing in S if x1 comma x2 belongs to S, x1 less than x2, fx1 is greater than fx2। ठीक है, तो fx1 is greater than fx2, यहां पे देखो fx1 is greater than fx2। अगर x2 x1 से बड़ा है, fx1 fx2 से बड़ा हो जाएगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं नाम देना चाहूं इसे तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यार ये चैट में क्वेश्चन पूछने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना हैंड रेस किया कीजिए, वहां पूछे। आयुष तुम हैंड रेस करके पूछो बच्चे, मुझे समझ नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है उसमें। हैंड रेस करके पूछो, अदरवाइज तुम्हारा डाउट कहीं खो जाएगा और फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं बोल रहा ना, बाकी लोगों को भी लगता है कि मैं डाउट का आंसर नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए ये स्लाइड है जिसका मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने थ्योरी वाइज कंप्लीट कर लिया है। दीपांशु मैंने अभी समझाया कुछ, जो भी पूछना है हैंड रेस करके पूछो। हाई ईश्वर सेंगेज में नया चैप्टर रहेगा, जो भी पूछना है जिसको भी प्लीज हैंड रेस करके पूछिए। दीपांशु हैंड रेस करो। हाँ सर, ये नॉन डिक्रीजिंग को सर इंक्रीजिंग भी तो कह सकते हैं। कौन से? इसको? हाँ सर, इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना इसको इंक्रीजिंग, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम नॉन डिक्रीजिंग है। जैसे तुम्हें अगर देखेंगे तो तुम बॉय की कैटेगरी में भी आओगे, है ना, और तुम्हारा नाम भी कुछ रहेगा ना दीपांशु। तो बॉय एक तरीके से इंक्रीजिंग वाला जो चीज है ना, वो बॉय, वो सबको बताने के लिए
और अगर तुम स्पेसिफिकली बात करोगे इस इंसान की, तो वो कौन है? नॉन डिक्रीजिंग, अलग से हो गया ये बंदा, ठीक है, ये अलग से नाम हो गया इसका, ठीक है। कुछ नहीं करा है अनंत, यही चल रहा है। तुषार पूछो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी सर। ये एनसीईआरटी वाला ही है ना? हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही है। हाँ सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये नोट। अब ये नोट्स को काटूंगा और एक एक करके नोट को डिफाइन करना स्टार्ट करूंगा। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान दीजिए, कुछ देर आपको। हाँ हाँ यश, दोनों में आएगा। नॉन गर्ल में नहीं आएगा लड़के, नॉन गर्ल में और भी चीजें आ सकती हैं, नॉन गर्ल में नहीं आएगा। यश का क्वेश्चन बहुत मजेदार है? यश का कहना है ये बॉय की कैटेगरी में भी आएगा और नॉन गर्ल की में भी। तभी मैं बोल रहा हूं कि वो दो अलग सेपरेट चीज है। उसका नाम बता दिया, बॉय की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन नाम है तो मतलब नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज को लेके। चलिए बेटा नोट को लेते हैं। अब ये नोट आपको हेल्प करेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या है। तो देखो बेटा, इसने क्या बोला है, अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f रहेगा वो दोनों कैटेगरीज को कंसीडर करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग। देख लेते हैं। अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो देखो बेटा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। नॉन डिक्रीजिंग है क्या? बिल्कुल। कहीं डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, डिक्रीज ही नहीं हुआ, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गया और नॉन डिक्रीजिंग भी हो गया। सही तो है, सही है ना एकदम। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब कन्वर्स का मतलब क्या है कि नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सॉरी, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते। ये बात सही है। देखो ये कांस्टेंट और ये फिक्स, तो नॉन डिक्रीजिंग ये देखो, ये आपका नॉन डिक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ, यहां पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए ये वाला किस में आएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, और ये वाला किस में आएगा? नॉन डिक्रीजिंग में। तो कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ये चीज ट्रू होगी। तो सब लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए इसको। किसी को डाउट है तो पूछते जाइए, एक एक प्रॉपर्टी प्लीज पूछते जाइए, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, हैंड रेस करके। बिना हैंड रेस कीजिए ना पूछिएगा, वरना कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। बोला मैंने, जो भी पूछेगा हैंड रेस करके पूछेगा, हैंड रेस के बिना नहीं बताऊंगा मैं। चैट में मुझे पता ही नहीं चलेगा वरना। हाँ देखिए, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इससे आप दो चीजें पता लगा सकते हैं कि आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कैटेगरी में भी आएगा और नॉन डिक्रीजिंग की कैटेगरी में भी आएगा। रीजन सुनो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है ये। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग? बिल्कुल बोल सकते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो सबका एक तरीके से पेरेंट पार्ट हो गया ना, ठीक है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ये तो काउंट होगा ही होगा, और ये नॉन डिक्रीजिंग में भी काउंट होगा। रीजन है क्योंकि देखो, क्या ये कहीं डिक्रीज हुआ क्या ग्राफ? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, कहीं डिक्रीज हुआ क्या? नहीं डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब ये नॉन डिक्रीजिंग में भी काउंट होगा। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब नॉन डिक्रीजिंग का जो ग्राफ है उसे आप उल्टा नहीं बोल सकते, आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते। ये नॉन डिक्रीजिंग का ग्राफ है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये नॉन डिक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो ये पार्ट नहीं है, ये करेक्ट है। बताइए कोई दिक्कत है? अब किसी को दिक्कत है? आदि, तुष्टि और कौन था? चलिए अगला पार्ट काटते हैं इसका। अगला पार्ट आपको बिना काट मतलब बताए ही समझ आ जाएगा, ये भी क्लियर है। पढ़ के देखो और सब लोग कॉपी में सेकंड नोट के तौर पे लिखो इसको।
एफ इज स्ट्रिक्टली कितना है, डिक्रीजिंग, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी रहेगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पार्ट देखो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में तो काउंट होगा ही होगा, एकदम सही है। और नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब कैसे, देखो ये नॉन इंक्रीजिंग, सॉरी, तो इंक्रीज होगा ही नहीं कभी, ये ऐसे ही जाएगा। तो दोनों पार्ट इसमें ट्रू है, लेकिन उल्टा अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये वाले पार्ट में एक कांस्टेंट पार्ट आ रहा है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकता मैं ये नॉन इंक्रीजिंग को, ये नॉन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये समझें, किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए यार। समझ गए तो फटाफट कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाली हैं चीजें। नॉन डिक्रीजिंग को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं कुंदन। सेकेंड ग्राफ क्या बोल रहा है लड़की? नॉन इंक्रीजिंग, तो ये डिक्रीज होगा लेकिन बीच में कांस्टेंट भी हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन आप इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट उठाते हैं इसका। थर्ड पार्ट, f is equals to constant, fx is equals to constant in s, then f is increasing as well as decreasing in s। अगर एक फंक्शन आपका कांस्टेंट है, मान लेते हैं ये कांस्टेंट पार्ट है, कहां से कहां तक, इंटरवल ले लिया a से लेके b तक, तो इसका फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोला जाएगा थियोरेटिकली कि ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। लिख लो फटाक से। हाँ, ये क्या क्या बोल सकते हैं वही चीजें देखनी है अपने को। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा? क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कोई फंक्शन बताइए जो इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो। तो आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, नन ऑफ दीज। आप बोलोगे कांस्टेंट फंक्शन। सर बोलो। सर ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं? एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में? अभी हम चेक कर रहे हैं पूरे इंटरवल पे, ठीक है। और इंटरवल के लिए बेसिक डेफिनेशन मैंने तुमको बताई है, ये यहाँ पे x1 देखो, x1 x एक्सिस भी लिया, x1 x2 का रिलेशन, और y एक्सिस भी लिया, fx1 और fx2 का रिलेशन। सही बात नहीं है? यस सर। तो दोनों को चेक किया जा रहा है, एक्सिस ऑफ x और एक्सिस ऑफ y, क्योंकि आप ग्राफ का नेचर बताना चाहते हो, और ग्राफ का नेचर हमेशा उसके पॉइंट से आता है, और पॉइंट हमेशा x, y के तौर पे लिखा जाता है। समझ गए? हाँ यस सर। अभी कुछ टाइम है, अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोटोनिसिटी ऑन एन इंटरवल, अभी इससे आगे हम पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी ऑन अ पॉइंट। समझ गए? यस सर। बताओ, कुछ डाउट और है तो पूछो। सर और नहीं है डाउट। ठीक है, हाँ भैया ना बताओ। सर ये कांस्टेंट फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कैसे कह सकते हैं, ये नहीं समझ देखो, आ रहा। किसी और ने भी ये पूछा था, सुनो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन को तुम डिफाइन कैसे करोगी? हमारे नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के फंक्शन होते हैं, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब बताओ तुम कांस्टेंट फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगी? कि जितना वो इंक्रीज हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रही। हाँ, चेंज ही नहीं हो रही, तो जितना वो इंक्रीज हो रहा है उतना वो डिक्रीज हो रहा है, और एट इन द सेम इंटरवल कह सकती हो तुम। अच्छा, तो कुछ नल इफेक्ट जीरो हो जाएगा। हाँ, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए नेचर ने उसका जो इंक्रीज और जो डिक्रीज वाला सेक्शन वो बैलेंस आउट कर दिया। समझे? यस सर। कोई और किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, पूछिए। या ना समझ आया ना बेटा? आ गया। हाँ बोलो भाई, बोलो। सर एक बार नोट नंबर सेकंड समझा दो, मेरा नेट कनेक्शन हो गया था लूज थोड़ा। नोट नंबर सेकंड कुछ नहीं, नोट नंबर 1 समझ में आया था ना तुमको? अच्छा वही है डिक्रीजिंग वाला ही है ना ये? बस ये डिक्रीजिंग वाला है। और थर्ड यही है, कांस्टेंट वाला। ये समझा दो थोड़ा। कांस्टेंट में कुछ नहीं है, कांस्टेंट को हम बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन सेम टाइम पे इंक्रीज हो रहा है, सेम टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट बैलेंस आउट हो गया।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। और कोई? आदि भी था क्या? बोलो आदि, जल्दी आगे बढ़ेंगे फिर। सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं यार। 3 पार्ट तो देखो बहुत ही आसान थे, अब चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। भाई ये मैंने जितने बढ़िया तरीके से इनको अलग अलग प्रॉपर्टी करके लिखा है ना, आपकी एनसीईआरटी आपकी बुक में इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा होगा यार। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब लोग, सारे के सारे लोग जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं, 4th पार्ट। 4th पार्ट, चलिए बेटा। तो अ फंक्शन f is said to be increasing function if it is increasing in the domain. Similarly, f is decreasing in the domain, we can say that it is monotonically decreasing. लड़के ये इंटरवल वाली बात है जो मैंने बताया था अभी, कि हम किस पे डिसाइड कर रहे हैं, अभी पूरे डोमेन पे चेक कर रहे हैं। तो पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग कब रहेगा? जब फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। अब जैसे मैं ये बना दूं, आपको बोलूं ये ऐसा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब मैं बोलूं x बिलोंग्स टू, मेरा चल रहा है a to b, ये इसका डोमेन है, तो इस डोमेन में पूरा फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a, b, ये पूरे फंक्शन में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे चल रहा है मामला। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये डिक्रीजिंग वाले सेक्शन में भी बात करूंगा तो पूरे फंक्शन में डिक्रीज ही होता जा रहा है। ये लो, ये a और ये b डिक्रीज ही हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है तो ये वाली प्रॉपर्टी नोट कर लो बेटा। बड़े आगे, देखो भाई सुनना मेरी बात ध्यान से। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस होता है। अरे यार नंदिनी, मैं इतनी देर से समझा तो रहा हूं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कैटेगरी है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड तुम लेट आई थी क्या? तुम हैंड रेस करके पूछा करो लड़की, वरना मिस हो जाता है डाउट। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की सब कैटेगरीज हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर थर्ड वाला पोर्शन जो मैंने बताया नॉन डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है नंदिनी? चलिए, और किसी का कोई डाउट है? रिपीट करने वाला बोला है किसी ने। मैं बोल रहा हूं बेटा, ये फंक्शन जो है इसमें हम पूरे इंटरवल में बात कर रहे हैं। हम ऐसे ही पढ़ेंगे ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पूरे इंटरवल पे, फिर पॉइंट पे, फिर पूरे इंटरवल पे, फिर पॉइंट पे। तो ये पूरे इंटरवल में बात हो रही है, मतलब इसके पूरे डोमेन में बात हो रही है कि पूरे डोमेन में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या पूरे डोमेन में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग, इस पे बात हो रही है। तो देखो, ये पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग रहेगा या ये पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग रहेगा? बताओ वर्धन। सर यहाँ पर ओपन और क्लोज इंटरवल में से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मोनोटोनिसिटी को इनमें से किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगली प्रॉपर्टी उठाते हैं। If f is said to be monotonic function, if either it is monotonically increasing or monotonically decreasing. तो देखो सुनना ध्यान से। अब मैं इसे तोड़ू कैसे, सब चार्ट बना देता हूं आपके सामने। मोनोटोनिक फंक्शन, अब मोनोटोनिसिटी का मतलब है एक जैसा नेचर। अब चाहे तो वो ये बोलेगा कि जी एक जैसे नेचर का मेरा मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो एम आई का मतलब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एम डी का मतलब है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मोनोटोनिक फंक्शन दो हिस्से में टूटेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दो हिस्से में टूटेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग। इसी तरीके से ये भी दो हिस्से में टूटेंगे, ये किस पे जाएंगे? स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मोनोटॉनिक फंक्शन दो हिस्से में इस तरीके से तोड़ा जाएगा उसको। बताओ कोई दिक्कत है तो? यही इसने बोला है फोर्थ में, एफ इज सेड टू बी मोनोटॉनिक फंक्शन, या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा, दोनों ही पार्ट में उसे मोनोटॉनिक फंक्शन बोला जाए। समझ आया पूरा हिस्सा, पूरा चार्ट? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बना लिया? आगे बढ़ते हैं यार। हाँ वर्धन पूछो भाई। सर आप थोड़ा टाइम तो दीजिए सर उसे करने के लिए। मुझे पता नहीं चलता ना, कोई लिखता नहीं है कि टाइम दे दो या कुछ, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर देते। करो, नोट करो फटाक से। हो गया सर? हो गया? यस सर हो गया। हाँ भाई प्रखर। सर हमारा कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसकी मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंक्रीजिंग में आएगा, डिक्रीजिंग में आएगा? इंटरवल में उसकी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ, इंटरवल में उसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती, उससे कोई लेना देना नहीं है, मत लो टेंशन। अभी एक आएगा पॉइंट जिसमें हम बताएंगे क्वांटिटी का या फिर लिमिट के एग्जिस्ट करने ना करने का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू सर। कांस्टेंट फंक्शन मोनोटॉनिक नहीं है, उसका नाम कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला पार्ट ये है यार। क्या पार्ट है ये? इफ f is increasing in subset of s and decreasing in another subset of s, then it is a non-monotonic function. पूरे इंटरवल, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा फंक्शन देखना, ये वाला, ठीक है, ये इसका डोमेन है a और यहां पे ये चल रहा है b, तो x बिलोंग्स टू a, b इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा रहेगा? आप बोलोगे सर ये देखो ये c पॉइंट ये है, तो a से c तक तो इंक्रीज हो रहा है और c से b तक डिक्रीज हो रहा है, तो सर ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हो गया। तो नहीं बेटा, ये पूरे इंटरवल के लिए कुछ भी नहीं कहलाएगा। पूरे इंटरवल के लिए एक ही चीज होगी, एक साथ इंक्रीज एक साथ डिक्रीज होगा तो हम उसे नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन बोलेंगे। हम मोनोटोनिसिटी यूज करेंगे तो उसमें एक ही टाइप का नेचर रखेंगे, या तो वो इंक्रीजिंग रहेगा या तो वो डिक्रीजिंग रहेगा। अगर कहीं भी वो दोनों एक साथ रहता है तो ऐसी स्टेट में आप बोल सकते हो कि नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। आई बात समझ में? बताइए, आई बात समझ में? तुष्टि? सर ये पॉइंट सी पे ही से नॉन मोनोटॉनिक होगा या फिर से पूरे ही ग्राफ पे? पूरे इंटरवल पे लड़की। अच्छा, सी पे कभी एक पॉइंट पे भी हमने बात करनी शुरू नहीं की है। अच्छा, तो सर ये पूरे मतलब ए टू बी सर ये नॉन मोनोटॉनिक होगा? क्या बोल रही हो, वापस बोलो। सर ये फिर से पूरे मतलब इंटरवल पे ही नॉन मोनोटॉनिक होगा? हाँ बिल्कुल लड़की है, पूरे इंटरवल पे नॉन मोनोटॉनिक होगा। सर जैसे पहले हमने इसे पढ़ा था, जैसे सर इंक्रीजिंग है कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग, सर ऐसे नहीं हो सकता कि सर इंक्रीजिंग है कांस्टेंट है फिर सर डिक्रीजिंग है? बिल्कुल। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अगला कौन है? नंदिनी बेटा पूछो। सर अगर ए से सी में जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही सी टू भी डिक्रीज हो जाए तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ मतलब ये इंस्टेंट बाय इंस्टेंट होता है लड़की। जैसे इस पॉइंट पे वो डिक्रीज हो रहा है 2 यूनिट, इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट, मतलब वो फिक्स हो गया ना। यस।
ऐसे, तो कांस्टेंट वाले केस में ऐसे खेलता है वो, जितना नीचे उतना ऊपर, सेम इंस्टेंट पे। ये बात चल रही है इंटरवल पे, ठीक है। अगला आदमी हर्षित। सर अगर कोई फंक्शन पहले कांस्टेंट है फिर इंक्रीज हो रहा है तो? ऐसे और ऐसे? हाँ। तो ये नॉन डिक्रीजिंग में आएगा ना। और अगर जो ये इंक्रीज, ये इसी में ही इंक्रीज फिर कांस्टेंट फिर डिक्रीज हो तो? कैसे? इंक्रीज, कांस्टेंट और फिर डिक्रीज, तो नॉन मोनोटोनिक हो गया। नॉन, ठीक है सर। ठीक है। हाँ। अगला आदमी बताओ भाई, यश। हो गया क्लियर। हो गया सर। एक चीज ये पूछनी थी। हाँ। कि बस इसमें मोनोटोनिसिटी में यही है ना बेटे, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, अब आगे काम शुरू होगा। मतलब यही काम आएगा ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता लगाना। ठीक है सर। सर बोलो बेटा। सर सर ये फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ और सेम वैल्यू दे दी इसने एफएक्स की। पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर सेम वैल्यू दे दी। हाँ हाँ सर, अगर बाई चांस ये इंक्रीज ज्यादा हुआ होता और डिक्रीज कम हुआ होता तो सर रिजल्टेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना जा रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। ये कल को घूम के ऐसे भी जा रहा होता तो डिक्रीज होने को देखेंगे हम, नेचर देखेंगे। ग्राफ आपका इंक्रीज हुआ, ग्राफ आपका डिक्रीज हुआ, बस नेचर से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। उस मतलब क्वांटिटेटिवली नहीं देखेंगे? नहीं। ओके ठीक है। तुम्हारा जो डाउट है वो चैट में भेज दो यार एक बार में। वर्धन, तुम्हारा जो डाउट पूछ रहे थे ना तुम, उसे इसकी चैट में भेज दो। ओके सर। ईश्वर बोलो। सर इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, A to C में इंक्रीजिंग है और C to B में डिक्रीजिंग है डायरेक्ट। A to C में इंक्रीजिंग है और C to D में डिक्रीजिंग है। मतलब अगर हम अलग अलग करोगे तो बोल सकते हैं। हाँ सही है। थैंक यू। प्रखर। यानी कि साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सारे मोनोटॉनिक होते हैं। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन मोनोटॉनिक, नॉन मोनोटॉनिक होते हैं। हाँ, नॉन मोनोटॉनिक होते हैं क्योंकि उनमें मैक्सिमम मिनिमास आते हैं। अभी आप देखोगे नॉन मोनोटॉनिक में मैक्सिमम मिनिमा आएंगे। रोहित। सर अगर ये उतना ही इंक्रीज होता उतना ही डिक्रीज होता तब इसको कांस्टेंट कहते थे हम? नहीं, कांस्टेंट फंक्शन का सिस्टम मैंने बताया बेटा। कांस्टेंट फंक्शन इंस्टेंट बाय इंस्टेंट काम करता है। जैसे ये है तो इस इंस्टेंट पे चेक करेंगे, जितना डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज हो रहा होगा, चाहे जितना डिक्रीज उतना इंक्रीज। अभी ये पूरे इंटरवल में जा रहा है, पूरे इंटरवल के हिसाब से नहीं कहेंगे। पूरे इंटरवल में तो हम ऐसे ही चेक करेंगे, देखेंगे कि भैया ये पहले इंक्रीज हुआ यहां से लेके यहां तक, फिर ये डिक्रीज हुआ, तो इसको आप बोलोगे क्या? नॉन। ओके सर, थैंक यू सर। नॉन मोनोटॉनिक कहेंगे लड़के। ये नहीं वर्धन, ये नहीं, जो तुमने जो लास्ट डाउट पूछा था ना मुझसे, वो ये तो नॉन मोनोटॉनिक कहलाएगा। जो लास्ट डाउट तुमको पूछना था कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। अच्छा अक्षर, मैं आज रात को देखता हूं क्यों नहीं अपलोड हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट बताता हूं तुमको, है ना। चलिए, तो ये अपना 6 है। अरे कौन रह गया, जल्दी बताओ जल्दी। यश बोलो। अरे यश बोलो। वर्धन। तो सर ये तो फोटो है सर, मैं चैट पे कैसे भेजूं सर? आ जाती है इसमें। ठीक है, तुम अभी भेजो, मेरे को भेजो, मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप पे भेजूं सर? हाँ व्हाट्सएप पे भेजो। ओके सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये हिस्सा अपना हुआ खत्म। अब बढ़ते हैं हम नए हिस्से की तरफ। नया हिस्सा क्या कहलाता है भाई? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर डिटेक्टिंग मोनोटोनिसिटी। अभी तक आपने क्या किया था? अभी तक आपने फिक्स क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। फिर बेसिक पार्ट देखा था कि भैया ऐसा रहेगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऐसा रहेगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कहने का मतलब है, अगर आप देखें लाइफ में, आपने बोला भैया मैंने साइकिल चलाते हुए लोगों को देखा है,
तो चलाते हुए देखा मतलब आपको बेसिक पता है उसका, क्या आपको पेडल मारना होता है और आपको हैंडल संभालना होता है, ठीक है। तो बस ये आपने साइकिल चलाते हुए लोगों को देखा हुआ है, वो चीज अभी तक हमने की है, बेसिक पार्ट की है, बेसिक उसी को बोलता है। अब तुम खुद चलाने जा रहे हो साइकिल, तो उसके लिए तुमको चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या पता होनी चाहिए कि देखो डिफरेंशिएशन का यूज करके मोनोटोनिसिटी कैसे बताएं। अब आप बोलोगे सर देखो पुराना पार्ट जो आपने पढ़ाया ना, उसमें आपका मुझसे क्वेश्चन लॉजिकल कैसे होते हैं। आप बोलते सर देखो इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्या सर मैं इनफाइनाइट पॉइंट चूज करता जाऊंगा और सब पे चेक करता जाऊंगा? तब मेरा कहना होता है बेटा कि नहीं, उसके लिए हम तरीका बताएंगे, आपको शॉर्टकट बताएंगे, और वो शॉर्टकट है बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो क्या है इसको देखते हैं। तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है बेटा यहां पे, लेट आई बी एन इंटरवल ओपन और क्लोज और सेमी ओपन सेमी क्लोज, कोई भी इंटरवल हो सकता है, अच्छा ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो। अगर आपने उसका डिफरेंशिएशन किया और वो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर x बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, तो जो f है आपका वो कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनना, अगर आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटरवल, दैट इंटरवल जिसके लिए आपने f डैश x किया था उस इंटरवल की वैल्यूज उठा के डाली और आपका f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आपका फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड, अगर आपका f डैश x लेस देन 0 आ गया फॉर x बिलोंग टू I इंटरवल, तो f आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू I के लिए तो f हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x अगर लेस देन 0 x बिलोंग्स टू I के लिए तो f हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये पार्ट। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन उठाएं, लिख लिया सब लोगों ने? अभी आएंगे ना कांस्टेंट वाले पार्ट पे आएंगे, अभी आएंगे। बिल्कुल प्रियम वो स्लोप को ही देखता है। f डैश x स्लोप ही तो रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप अगर पॉजिटिव तो आंसर इंक्रीजिंग। या ना एनसीईआरटी में तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए अलग अलग वो गिवन है। कहाँ किया सर? इसमें एनसीईआरटी में क्लोज इंटरवल के लिए सिर्फ इंक्रीजिंग बोला हुआ है, ओपन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला लड़की, मैं बताऊंगा तुमको। कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लेना तुम डायरेक्टली, ऐसी कोई दिक्कत, ठीक है? है ना, तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछोगी ना उसमें। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लड़की, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है? सर हाँ सर, ये नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग का कैसे पता लगेगा? नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग का उसका भी बताएंगे। अभी मैंने कहा पूरा कर दिया बेटा, ये देखो कितना बड़ा नोट। ओके सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ वर्धन बोलो। सर वो तो मैंने आपको भेज दिया सर, क्वेश्चन जो आपने कहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर यहाँ पर इक्वल्स टू 0 के लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अरे यार कैसे समझाए भाई, अभी मैंने सेम बात उस लड़के को बोली, तुमने ध्यान नहीं दिया। अभी ये बहुत बचा हुआ है ना? ठीक है, अभी वर्धन अभी बता दूंगा, वो डाउट पूछ के जाना। ये बताया तो हुआ है जब डोमेन रेंज निकालेंगे। बिल्कुल इक्वल टू 0 में। अभी रुक जाओ सब लोग ना, क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसका यूज करना सीखते हैं, अभी सीखा है यूज करना सीखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। तो पहले मैं समझा देता हूं एक क्वेश्चन से आपको। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि fx मेरे पास दिया गया है, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू आपने ले लिया 0 से 20 ले लेते हैं, या x बिलोंग्स टू r ले लेते हैं सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मुझे बताना है पहला, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा? तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने के लिए या डिक्रीजिंग होने के लिए हम करेंगे इसका f डैश x। कितना आ गया? 3x²। अब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज उठा के डालेंगे इसमें,
रिजल्ट हमेशा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0, तो आप इसे बोल सकते हो मोनोटोनिकली इंक्रीज फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन दैट इज R। ठीक है, क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगता भी नहीं कि होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू 0 अभी नहीं करेंगे, इक्वल टू 0 अभी नहीं करेंगे, है ना, अभी उसके लिए अलग से पार्ट आएगा। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है इन्होंने, तो मैं ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को ध्यान से देखो, ये देखो, ये नीचे से तुम लेफ्ट से चलोगे तो ये ग्राफ हमेशा बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर तक हमेशा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, उससे भी मुझे पता चल रहा है कि ये फंक्शन कैसा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कुछ भी कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते यार तुषार, नेगेटिव वैल्यू पुट करो इसके अंदर, आप डालो इसके अंदर, कितना डालोगे आप, नेगेटिव में 2 डालो, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 आ तो रहा है। ठीक है, ये वाला, ये बताना है आपको, ये वाला ग्राफ। इससे पहले एक और क्वेश्चन करके दिखाओ आप, इससे पहले एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स मेरा कितना दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x। आपको बताना है इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये बताने आपको। सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं। बस तुष्टि, हाँ भाई चलिए, तो ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, इसको एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं यार। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2। अब इसको करना पड़ेगा आपको 0, आपने इसे किया 0। प्रोसेस सिखा रहा हूं दोनों कैलकुलेट करने के, मोनोटोनिकली किस एरिया में इंक्रीजिंग, किस एरिया में डिक्रीजिंग। तो देखो बेटा, एफ डैश एक्स के बारे में बात करेंगे, इसको 0 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 2/3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √2/3। तो बस आपको करना क्या है, इसको आप चेंज करना चाहोगे, 3 टाइम्स कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 था, मतलब आप इसे लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस √2/3 और x प्लस √2/3। ठीक है, तो बस इसे 0 करके हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया यार। तो नेगेटिव इसको 0 करने पे पॉजिटिव आएगा 2/3, इसको 0 करने पे नेगेटिव आएगा
2/3। तो बस आप कर क्या रहे हो बेटा, अब बेसिकली एक ही चीज अप्लाई कर रहे हो कॉस में, वेवी कर्व मेथड, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। तो ये किसका प्रोडक्ट है, ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम लिखा हुआ है यहां पे, ये एफ डैश एक्स है उसका साइन स्कीम लिखा हुआ है। तो देखो यहां पॉजिटिव और यहां पे आ रहा है नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 किस किस जगह के लिए आ रहा है, वो आपका हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दैट इज -∞ टू -√2/3 यूनियन √2/3 से लेके इंफिनिटी। इसी तरीके से एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आ रहा है किसके लिए, x बिलोंग्स टू कितना -√2/3 से लेके √2/3। ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कौन हो गया इस इंटरवल के लिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। फिर से सुन लो क्या करना है, उसके बाद डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलते ही कि जिसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स पूछे हो, आप क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 कीजिए, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, इन्हें बोला जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे 0 करने के बाद आपको 2 पॉइंट है, उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, और फिर इससे बड़ी वैल्यू इसमें डालिए, पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू डालेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। इससे पीछे वाली डालेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यार ये क्या हो जाएगा मेरा, ये फंक्शन जो पॉजिटिव साइन रखता है वो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेगा, मतलब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वो इंटरवल लिख लिया, और जो नेगेटिव रखता है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अनंत सर इसका आंसर सर लिखते कैसे, मतलब ये -∞ -√3/2 यूनियन √3/2 से इंफिनिटी तक, ऐसे आंसर लिखते हैं सर? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये इंटरवल बिलोंग करेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पार्ट के लिए। सर इसमें ये नहीं कैसे सर इंक्रीजिंग 2 जगह हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग 1 जगह हो रहा है, ऐसे नहीं ऐसा नहीं, वो तो ग्राफ बनेगा ना, वो अलग अलग ग्राफ। तुम तो सीधा लिखो आंसर देना नहीं आ पाया इंटरवल के लिए। ओके सर, ओके ठीक है, ओके। हाँ पूछो नंदिनी। सर ये जो साइन स्कीम आपने लिखी है ये समझ नहीं आई। क्या ये साइन ना, तो लड़की देखो साइन करने के लिए मैंने 2 तरीके यूज किए जा सकते हैं। एक यूज किया जा सकता है कौन सा, कि भैया आप √2/3 से बड़ी क्वांटिटी ले लो, 1 ले लो, 1 डाला इसके अंदर, 1 प्लस √2/3 कैसा आ गया आपके पास में, पॉजिटिव नंबर है ना, और 1 माइनस ये समझ आ गया सर। ये आपने एफ डैश एक्स को 3 × x² -2/3 क्यों लिखा, ये नीचे वाला सर, एफ डैश एक्स = 3। यस, ये मैंने कुछ नहीं किया लड़की, मैंने 3 कॉमन निकाला यहां से, तो x² - 2/3 बन गया, तो x² - y² बन गया, ये a² - b², तो a - b। तो ये सेकंड मेथड है इसको निकालने का? ना ये सेकंड नहीं है, ये मुझे पता चला वो पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको 0 किया तब भी दोनों में सेम ही पॉइंट आ रहे हैं। देखो इसको 0 कर रहा हूं या इसको 0 कर रहा हूं तो सेम ही पॉइंट आ रहे हैं तुम्हारे पास, है ना। फिर तुम्हें ये साइन स्कीम लिखने के लिए तुमको इनका प्रोडक्ट चाहिएगा ना। यस, तो इसलिए मैंने इसके प्रोडक्ट में लिखी है। ओके सर। स्वारिका सर जो ऊपर वाला इंटरवल है जो ऊपर वाला इंटरवल है, ये 2 नहीं सर, नीचे 2 केसेस आए तो जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला है। अच्छा ये, हाँ सर ये तो 2 अलग अलग जगह इंक्रीजिंग हो रहा है ना, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, मतलब एक तरीके से ऐसा रहा होगा, यहाँ इंक्रीजिंग फिर यहाँ डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कोई दिक्कत सर नहीं। हम इसे यूनियन करके लिख दिया ना तुमने, लिखा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, इस इंटरवल के लिए यूनियन, इस इंटरवल के लिए। तो सर नॉन डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए था क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने पूरे फंक्शन पे कहीं कमेंट पास नहीं किया लड़की, मैंने सिर्फ ये बोला कि इतने हिस्से के लिए इंक्रीजिंग है, इतने हिस्से के लिए डिक्रीजिंग। अच्छा मतलब डिफरेंट इंटरवल्स। ओके सर, मतलब डिफरेंट इंटरवल्स के लिए बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। देवराज
सर बेसिकली यही करना है ना कि उसे एफ डैश एक्स निकाल के 0 के इक्वल पुट कर देना, क्रिटिकल पॉइंट लाने वालों ने लाइन पर प्लॉट कर देना बस। सर वो उसके डाउट्स कब लोगे सर? एक्सरसाइज 6.1 के। हाँ एक्सरसाइज 6.1 के सर। पूछ लो, अभी पूछ लो। ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन नंबर बताऊं फिर? क्वेश्चन नंबर बताओ, कुछ भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 मिनट में देख लेता हूँ सर, अभी आओ। ठीक है ठीक। तुषार और कोई, किसी को डाउट है कोई? तो आंसर सारिका ने पूछा है सर आपने पीछे से क्वेश्चन कराए हैं ना? नहीं अभी मैंने नहीं कराया, अभी मैं कराना शुरू किया है। कुछ नहीं, प्रोडक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शुरू से फिर कराऊंगा क्वेश्चन। ये तो मैंने जस्ट एक तुमको एक आइडिया दिया, अभी मैं ना तुमको एनसीईआरटी का होमवर्क दे रहा हूं ना कुछ दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए बोला है मैंने। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं तुमको, इस पे कोई होमवर्क नहीं दिया है मैंने, ठीक है? तो जिनको डाउट पूछना है वो डाउट पूछे, बाकी लोग चले जाए। अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी सिर्फ मैंने ये तरीका सिखाया है, इस तरीके को यूज करेंगे। वर्धन पूछो। वर्धन। हाँ सर, सर वो मेरा डाउट बता दीजिए। हाँ तुम्हारा डाउट बता देते हैं। हाँ सर, मैंने अपना नाम लिख के सेंड कर दिया है आपके नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं यार। देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, उसके हिसाब से अपने को चलना चाहिए। एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। वर्धन इसमें तुमको फंक्शन अजम्पशन पे जाना पड़ेगा लड़के, ठीक है? यस सर। है ना? तो एक फंक्शन है तुम्हारा f0 कितने के बराबर दे रखा है तुमको? 2 के बराबर। और g1 भी कितने के बराबर दे रखा है? 2 के बराबर। f1 और f1 कितने के बराबर दे रखा है तुमको? 6। किसके बराबर? 6 के बराबर। और ये कितना दे रखा है तुम्हारा? g0 कितने के बराबर? 0। तो यार हमको एक hx फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? वो hx फंक्शन का अजम्पशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए वर्धन, कि भाई आपका जो फंक्शन है वो मतलब दोनों चीजों को सेटिस्फाई करके देखे, ठीक है? और उसके बाद में काम आपका सीधा सीधा hx की वैल्यू को इक्वेट करने से काम हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये यूज किया गया यार रोलीज थ्योरम का। मतलब मैं एक फंक्शन अज्यूम करूंगा, अभी मैं सिखाऊंगा तुमको ये, तो उसमें मैं कुछ इस तरीके से अज्यूम करूंगा कि fx माइनस 2 टाइम्स ऑफ gx। ध्यान से देखोगे तो यही हो रहा होगा इसमें। कैसे? तुम h0 डालोगे तो कितना हो गया? f0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया? g0। यस सर। तो f0 कितना दे रखा है बताओ? ये 4 है 6 है सर। f1 तो 6 था सर। एक सेकंड, 0 0 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये फंक्शन हमको इसी तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा। आप बताओ f, ये देखो 0 डालेंगे तो f0 कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g0 कितना आ रहा है? 0। तो आंसर कितना आया? 2। यस सर। h1 डालो तो f1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ g1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? f1 कितना आ रहा है? 6। 2 टाइम्स ऑफ g1 कितना आ रहा है? 2। तो फिर से कितना आ गया? 2। ठीक है? तो बेटा इसका मतलब ये रोलीज थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है। सर किसी भी 2 में देख लेते हैं बस। क्या? किन्हीं भी 2 के लिए देख लेते हैं। हाँ ऐसे देख लेते हैं ना कि देखो ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, तो इस फंक्शन के लिए क्या होगा? रोलीज थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। सही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो उसमें हम बोल देंगे कि किसी ना किसी वैल्यू ऑफ x के लिए क्या रहेगा? h डैश x 0 रहेगा, तो h डैश x कैलकुलेट कर लो, वो कितना हो जाएगा? f डैश x माइनस 2 टाइम्स ऑफ g डैश x इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर आ जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g डैश x। ओके सर। ठीक है? ओके सर। हाँ दूसरा क्वेश्चन तुमने पूछा है कौन सा? सर एक बार सर इसको जूम इन जूम आउट कर दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। यस सर। ओके सर। दूसरा फंक्शन तुमको ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। ये मैक्स, जो लोग भी क्लास में अवेलेबल है वो सारे लोग देख लो यार। इसका अगर मुझे कभी ग्राफ बनाना पड़ जाए ना, ऐसे लिखा हो मैक्स ऑफ मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शंस में इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है? और उस पे कैलकुलेट कर लो मैक्सिमम।
अब तुमको ये भी देखना पड़ेगा, यहां भी वो एक इंटरवल दे रखा होता है उसने ऐसे केस में, जैसे इसमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये फंक्शन है मैक्स ऑफ ये, और ये कितना आ जाएगा आपका x की वैल्यू -2 से लेके 2। ठीक है, तो देखो मॉड x का ग्राफ पता है, आप सिंपल ग्राफ पेपर पे, सेम ग्राफ पेपर पे मॉड x का ग्राफ बताओ कौन होता है बेटा? मॉड x का ग्राफ कितना होता है ये? यस सर। नहीं, हाँ सर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ये। यस सर। है ना? अब मुझे नहीं पता ये कहाँ काटेगा, कैसे काटेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के पता चलेगा काटने वाला सीन। ठीक है, यस सर। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के हम निकाल सकते हैं। एक सेकंड में बराबर कर लेता हूँ पहले इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। तो 1,1 आना चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है तुम्हारा ये, और ये है ये, और ये मॉड का फंक्शन है, 1,1 पे काटेगा। हाँ, ये 1,1 पे काटेगा। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को इक्वेट कर लो यार। तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के बराबर कर लो। मॉड हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तुम x की पावर 4 = x स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? -1,1। लेकिन तुमको कहां तक चाहिए? तुमको समवॉट 2 तक चाहिए ना, x की वैल्यू -2 देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी जा रही है? 2 तक। तो ये -2 और ये 2। ठीक है, तो अब तुम इस तरीके से देखोगे बेटा, -2 से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो इन दोनों का आ रहा है, इसमें मैक्स का मतलब है जो ऊपर वाला फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन कौन रहेगा? ये ब्लू। यस सर। तो ये वाला हटा दो इसमें। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके 0 तक कौन बड़ा रहेगा? ये रेड वाला। यस सर। तो जो ऊपर होता है वही मैक्स हो जाएगा, ये हट गया। फिर 0 से लेके इस 1 तक कितना रहेगा? रेड वाला। रेड वाला। तो ये हट गया। फिर ये 1 से लेके 2 तक कौन ऊपर रहेगा? ये वाला। तो ये हट गया। मतलब अगर मैं दूसरे कलर से ग्राफ बनाऊं तो आपका ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा, यहां तक, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन ऐसे, और फिर ये लाइन ऐसे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया मैक्स का। समझ गए? यस सर। और दूसरा वाला तो सिंपल ही ग्राफ है, प्लॉट करके क्वांटिटी चेक कर लेना, जो भी पूछो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हाँ भाई देवराज। सर ये वाले जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया है, हाँ सर ये कब पढ़ेंगे हम? या पढ़ तो शार्प पॉइंट्स होंगे ना इसके? हाँ, शार्प पॉइंट होंगे ये वाले। 1 2 3 3। हाँ, ये और ये। यस। हाँ देवराज बोलो। सर ये हम कब पढ़ेंगे सर? कौन सा? ये वाला? हाँ सर। ये वाला तो मैक्स ऑपरेशन है, ये बीच में कभी भी पढ़ लो, ये तो ग्राफ पे होता है, ये मतलब इसमें पढ़ने वढ़ने वाला कुछ अच्छा नहीं अच्छा है ना, ये तो मैक्स ठीक है ऑपरेशन है। ये तो सर, मैं तो ये इसने क्वेश्चन भेज दिया, मैं अगली क्लास में ही करा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, आप करा देना सर। ठीक है सर एक बार क्वेश्चन 11th की, सर मैंने क्वेश्चन तो हो गया सर, पर इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही सर। वो CX वाला है क्या? ये मार्जिनल कॉस्ट वाला? नो सर, ये वो है 6y। सर ये पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो रिलेशन हो गया, y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? dy/dt कैसे चेंज हो रहा है? बताना दोबारा लैंग्वेज। 8 टाइम्स। यस सर, 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ये रिलेशन मिल तो गया तुमको, तो dy/dx मिल गया तुमको। कितना मिल गया? 8। तो मतलब यस सर, रेट यही तो ही, dy/dt रेट है, dx/dt भी रेट है। सर मतलब लैंग्वेज में कहना क्या चाह रहा है सर? ये लैंग्वेज में कुछ नहीं कहना चाहता, तुमको y और x का एक एक्सप्रेशन दे रखा है। यस सर, यस और सर। अब तुम्हारा देखो, बाई चांस ये एक पार्टिकल होता है यहाँ पे, ऐसे एक पार्टिकल रखा हुआ है, मान लेते तुम हो और तुम दौड़ रहे हो। हाँ सर। तुम 2D ग्राफ पे दौड़ोगे तो y चेंज होगा और x भी चेंज होगा। हाँ सर, यस सर। तो उसका ये कहना है y चेंज हो रहा है ज्यादा तेजी से, 8 टाइम्स ऑफ x जैसे चेंज हो रहा है, मतलब y डायरेक्शन में ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। और उसने हमें इक्वेशन दे दी, उसकी इक्वेशन दे दी है उसकी, जो पाथ आपको फॉलो करना है। यस सर। समझ गए? तो इसका मतलब बेसिकली तुमको dy/dx दे दिया है 8। अच्छा ठीक है सर। नहीं सर, क्वेश्चन तो हो गया, पर वो लैंग्वेज में दिक्कत हो रही थी ना। अरे तुम लैंग्वेज पूछो कुछ भी यार, कोई टेंशन नहीं। और सर वो एक बार मार्जिनल की एक बार अच्छे से आप बता दो सर, जहां वो मार्जिनल कॉस्ट पूछ लेता है सर। इसको डिफरेंशिएट करो रे यार, वो इकोनॉमिक्स की टर्म है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाली टर्म में क्या है उसको देख लो। मार्जिनल कॉस्ट और कौन सी टर्म थी तो ये बताना जरा। सर एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
सर ये क्वेश्चन दिया हुआ था सर, the total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by Rx equals to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when X is equals to 5, whereby marginal value may mean that the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant. सही दे तो दिया, इसने डेफिनेशन ही दे दी। मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोल रहा है वो? रेट ऑफ चेंज किसका? रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल चेंजिंग। तो dr डिवाइडेड बाय dx वाला। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्लास के बाद एक क्लास में प्रखर सर। हाँ सर, एक चैट पे क्वेश्चन भेज रहा हूँ, एक सेकंड। वो खुलेगा नहीं यार इसमें मेरे, खुलेगा नहीं। हाँ वो वहां जाएगा सिस्टम में, फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन। एक सेकंड। प्रियम बोलो। सर वो आपने जो इंटरवल वो करवाया था ना भी लास्ट क्वेश्चन, इंटरवल वाला मोनोसिटी के निकालने थे। हाँ ये हाँ सर, इसमें मेरे को ये पूछना था कि बेसिकली जब हम उसको डेरिवेट करते हैं इक्वेशन को, तो हम वो वाली इक्वेशन निकालते हैं जो हमें स्लोप दे रही है, और फिर हम लोग देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट नेगेटिव स्लोप दे रहे हैं, पॉजिटिव स्लोप दे रहे हैं, तो हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बदल जाता है। सही बात है। ओके सर, ठीक है। जसमीत सर, एक कल क्वेश्चन आता है टेस्ट में, log e मॉड्यूलस x का मॉड्यूलस x है। क्या बोल रहे हो? log e कहाँ? e नीचे बेस में। अच्छा, मॉड्यूलस x होल में मॉड्यूलस नॉन डिफरेंशिएबल दे रखा है अल्फा बीटा और गामा में, तो बताना पॉइंट बताने तुमको। हाँ नहीं, क्यूबिक इक्वेशन बतानी है कि किस रूट की क्यूबिक इक्वेशन होती है। पता नहीं, मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है, तुम जोर से बोलो। सर अल्फा बीटा गामा बता रखे हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट इस ग्राफ के लिए। यस सर, ठीक है। तो बताने की क्यूबिक इक्वेशन किस क्यूबिक इक्वेशन होगी अल्फा बीटा वाई की, मतलब अल्फा बीटा गामा कौन सी क्यूबिक इक्वेशन के रूट होंगे, यही तो पूछा है। यस सर। तो बस इसका ग्राफ प्लॉट कर दो ना लड़के। लॉग देखो, लॉग का जो तो ये ग्राफ बनेगा ना, यस सर, तो अंदर जब मॉड लगता है तो वो इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, और फिर उसके बाद इसने पूरे का मॉड ले लिया तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंड क्वेश्चन